ताकत वतन की तुमसे है, हिम्मत वतन की तुमसे है, इज्जत वतन की तुमसे है, इंसान के हम रखवाले। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। पहरेदार हिमालय के हम, झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। पहरेदार हिमालय के हम, झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। कार्यक्रम रूबरू के सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। कार्यक्रम का आरंभ करने जा रहे हैं इस शेर से। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पे चल के देख लेना। जय हिंद दोस्तों। हमारा भारत देश वीरों की भूमि है, जहां हर दौर में वीरों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में रत्ती भर भी संकोच नहीं किया। आज का ये कार्यक्रम इस कारण विशेष होने वाला है क्योंकि आज माँ भारती के ऐसे सपूत से हम बातचीत करने का सौभाग्य हासिल करने जा रहे हैं, जिसने कारगिल युद्ध में दुश्मन की 17 गोली शरीर पर खाकर भी उफ तक नहीं की और जिनको भारत के सबसे बड़े बहादुरी सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जी, हम बात कर रहे हैं सूबेदार मेजर और मानद कैप्टन श्री योगेंद्र सिंह यादव की, जिनसे हम दूरभाष पर बातचीत करेंगे। श्री योगेंद्र सिंह यादव जी, बहुत बहुत स्वागत और रूबरू कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करते हैं। जी, जय हिंद। जय हिंद। हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि योगेंद्र यादव जी ने 18 ग्रेनेडियर्स की ओर से कारगिल युद्ध में भाग लिया था और तब उनकी आयु केवल 19 वर्ष की थी और परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले वो भारत के सबसे कम आयु वाले सैनिक भी हैं। आपको सबसे पहले ये मुबारकबाद देनी चाहेंगे कि आपने विरोधी के दांत खट्टे किए और अपने पर इतनी गोलियां खाकर भी उफ तक नहीं की। यही होता है सबसे ज्यादा देश प्रेम। कहाँ जन्म हुआ इस बहादुर का? मेरा जन्म 10 मई 1980 को गांव औरंगाबाद ही, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में मां संतरा देवी और पिता रामकर्ण के घर पे जन्म हुआ था। जी, और यही आपने अपनी शुरू की शिक्षा हासिल की? बिल्कुल, गांव से ही मैंने जो है ना अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की है। जी, गांव के नजदीक ही दूसरा हाई सेकेंडरी स्कूल था, वहां पर 11th तक पढ़ा था मैं। जी, और हम जानना चाहेंगे कि आपका परिवार में कौन सा नंबर था? भाइयों बहनों में आप बड़े थे, छोटे थे या बीच वाले थे? नहीं, मैं जो है मंझला था। जी, एक बड़ा भाई था, एक छोटा भाई। जी, और मैं मंझला ही था। जी। कभी बचपन में भी आपका मन करता था कि मैं आर्मी में जाऊं, सेना में भर्ती हूं? बिल्कुल, बचपन से ही तो ये जो लगन थी ना कि फौज में जाना है। जी, जिस तरह से भगत सिंह छोटी सी अवस्था में खेतों में बंदूक बो रहे थे, तो उसी अवस्था में मैं भी जो है बस बंदूक के सपने देखा करता था कि जो ना बंदूक है और फौज की भर्ती है और देश के लिए लड़ रहा हूँ। वही सपने, वही यादें, तो वही चीजें जो बचपन से जो चीजें हमारे अंदर रम जाती हैं, वही उसी तरफ तो हम जाते हैं। जी, ये तो है। कोई खास वजह रही होगी जिसे देखकर आपको लगा होगा कि मैं भी आर्मी में जाऊं, मैं भी सेना में भर्ती हूं? हाँ, बिल्कुल। पिता से क्योंकि पिता भी एक फौजी सैनिक थे, उन्होंने भी 65 और 71 का युद्ध लड़ा था। और फिर स्कूल के अंदर किताबों में भी ऐसे ही योद्धाओं की कहानी को पढ़ा, तो पिता से सुना, किताबों में पढ़ा, फिर वही भाव जागृत हुए और उन्हीं भावों से एक मानसिकता बनी कि मुझे फौज में जाना है, जी, युद्ध लड़ना है। जी, जी। आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई?
पहली पोस्टिंग कश्मीर में हुई थी और वहीं से फिर कारगिल का जो है युद्ध शुरू हुआ तो वहीं से मैं कश्मीर से ही चला गया था। आपकी यूनिट रेजिमेंट का नाम क्या था, जानना चाहेंगे? मेरी रेजिमेंट ग्रेनेडियर रेजिमेंट और मेरी यूनिट 18 ग्रेनेडियर्स। जी। तब आपकी कोई उम्र कितनी रही होगी? जब फौज को भर्ती हुआ था, जब फौज को ज्वाइनिंग किया था तो 16 साल 5 महीने की अवस्था में फौज को ज्वाइनिंग किया था। अरे इतने छोटे? हाँ, 11th क्लास पास किया था और क्योंकि उस समय 16 साल के भर्ती होने का प्रावधान था जिसमें बहुत सारी छूटें मिलती थी। जी जी जी। और जब आप कारगिल युद्ध में गए तब आपकी आयु कितनी थी? तब 19 साल की थी। अरे 19 साल के आप कारगिल युद्ध में गए, कब भेजा गया आपको और आपके मन में क्या चल रहा था? मैं मई 1999 को हमारी जो बटालियन थी वो कश्मीर वैली में थी। हमें अचानक से द्रास सेक्टर भेजा गया जी। और द्रास सेक्टर जब हम पहुंचे तो सबसे पहले तोलोलिंग पहाड़ी पर जी हमें युद्ध करने का, उसको फतेह करने का आदेश मिला। और एक सैनिक के जीवन में, सैन्य जीवन में एक माँ भारती के लिए, देश के लिए युद्ध लड़ना, उसके लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। क्या बात है, इतने छोटा सा बच्चा अपने यौवन में ये बात सोचता है तो कितनी अच्छी बात लगती है। दुश्मन के खिलाफ आपको किस ऑपरेशन को अंजाम देना था और कितना समय लगा? दुश्मन के ऑपरेशन विजय, और उस ऑपरेशन विजय के तहत सबसे पहले इस तोलोलिंग पहाड़ी पर युद्ध लड़ा। जो तोलोलिंग पहाड़ी, ये वो पहाड़ी है जो कारगिल वॉर मेमोरियल की, जो आपने पिक्चर और सब में देखते हैं जी, इस कारगिल वॉर मेमोरियल के पीछे की तरफ जो पहाड़ी नजर आती है, या यूं कहूं कि कारगिल वॉर मेमोरियल तोलोलिंग पहाड़ी की तलहटी में ही बना हुआ है। वाह। इस पहाड़ी पर 22 दिन तक हमने युद्ध लड़ा और इस 22 दिन में 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खो करके जी 12 जून 1999 को हिंदुस्तान की फौज ने पहली सफलता के रूप में ये पहाड़ी उन्हें प्राप्त करी जी। और फिर हमें टाइगर हिल, जो कि द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी, उस पहाड़ी पर युद्ध लड़ने का हमें मौका दिया मिला। और उस पहाड़ी पर, क्योंकि 17,000 फीट ऊंची पहाड़ी थी जी, 21 जवानों की टीम, -20 डिग्री टेम्परेचर, दुश्मन की भारी गोलाबारी, इस तमाम विपदाओं को पार करते हुए हम टाइगर हिल पर चढ़े। 2 रात और 1 दिन की कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद तीसरी रात का वो मंजर जो अब तक दर्शकों ने फिल्मों में देखा होगा कि गर्दनें कटती हैं, धड़ चलते हैं, मैंने उसको देखा नहीं, जिया है। जी। सुबह का वक्त था, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। रस्सियों के सहारे चढ़ना शुरू किया, दुश्मन ने फायर खोल दिया। हमारा 21 जवानों की टीम का रास्ता कट ऑफ हो गया। केवल 7 जवान हम ऊपर पहुंच पाए। ऊपर पहुंचे तो सामने दुश्मन के बंकर, 7 जवानों ने अंधाधुंध फायरिंग किया। उसमें बैठे तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतार दिया। और फिर वहां से शुरू हुई घमासान एक बहुत निर्णायक युद्ध। क्योंकि वहां से टाइगर हिल टॉप मात्र 50-60 मीटर रहा होगा। 50-60 पाकिस्तानी सैनिकों ने चारों तरफ से घेर लिया। गोलियों की बौछारें शुरू हुई। 5 घंटे लड़ते लड़ते ऐसा पल, ऐसी परिस्थिति, ऐसे दृश्य भी आए कि जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान, नाक से खून की धार बह रही थी। मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड करने लगता है, उसको सर में गोली लगती है तो सर निकल करके बाहर हो जाता है। मेरा साथी एक बगल में बैठा था, उसको सीने में गोलियां लगती हैं, फेफड़ों से खून की फुहारें निकलते ही बाहर हो जाती। एक साथी
पीछे से दौड़ के लिए आता है, हमारी हेल्प के लिए आता है। पाकिस्तान की आर्टिलरी का बम गिर जाता है, उसकी गर्दन कट करके दूर जा करके गिरती है। एक और साथी आता है, एक और बम गिरता है तो दोनों हाथ दोनों पैर कट जाते हैं। इस तरह से मेरे तमाम साथी पल भर में शहीद हो गए। मैं भी उनकी तरफ से मर चुका था। फिर उन्होंने हमें रीचेक करने के लिए दुश्मनों हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां मारने लगे। मैं देख रहा हूँ कि हमारी जवानों की बॉडी ऐसे उछलती थी। उसने मेरे बाजू में पैर में भी गोली मारी। मैं भी देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं है। फिर तो उन्होंने मानवीय क्रूरताओं का तांडव किया। हमारे जवानों की बॉडियों में पत्थर मारने लगे ताकि एक बॉडी छत विछत हो जाए। दूध की ठोकरें मारने लगे, गालियां देने लगे। सब कुछ पड़ा सहता रहा, देखता रहा। बहुत देर के बाद फिर उन्होंने हमारे नीचे वाले पोस्ट को कैप्चर करने के लिए अपने साथियों को सूचना दिया और अपने जवानों को बोला कि इनके हथियार उठा लो। तभी मन के अंदर एक विश्वास को पैदा किया, अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, मैं जिंदा रहूंगा, चाहे मेरा हाथ पैर क्यों ना काट करके ले जाए। और ऊपर वाले से प्रार्थना करता रहा कि मुझे सिर्फ इतने जिंदा रख देना कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं, ताकि उनकी जिंदगी बच जाए और हमारा पोस्ट वापस। योगेंद्र जी, हम समझ सकते हैं, आपके सामने वो सारे का सारा दृश्य आ गया। हम भी सुनकर आंखों में आंसू भर के आपकी ये बातें सुन रहे हैं। सच में बिना एक भी चीख पुकार के आपने दुश्मन की गोलियों का बहादुरी से सामना किया। आपके सामने सिर्फ और सिर्फ अपना मुल्क था, मुल्क की सरहद थी, अपने देश की आन बान और शान थी, जिसे बरकरार रखना था, चाहे जान भी क्यों ना चली जाए। और भगवान को यह मंजूर था कि वो योगेंद्र जी को जीवित रखेंगे और भारत माँ की शान को बरकरार रखेंगे। कैसा लग रहा था जब आपके साथी कट कट कर गिर रहे थे, उनको गोलियों से छलनी किया जा रहा था? कैसे फिर अपने ऑफिसर्स को आपने बताया कि नीचे वाले बंकर को संभाल लीजिए, दुश्मन आ रहा है? किस तरीके उन्हें सुनेहा दिया? बिल्कुल, जब सब कुछ खत्म हो गया लेकिन हिम्मत नहीं हारी, अपने साथियों की कुर्बानियों को बेकार नहीं जाने दिया। टीम का जो काम था उसको पूर्ण करना मेरा दायित्व था। ग्रेनेड से हमला किया, उनका एक जवान मारा गया, उस जवान की हथियार उठाया, चारों तरफ गोलियां बरसाई, 3-4 पाकिस्तानियों को और मार गिराया और फिर 500 मीटर लुढ़क करके नीचे आया। फिर अपने साथियों को इन्फॉर्म किया कि सर आपके ऊपर हमला होने वाला, इस पोस्ट को बचा लीजिए। दिन का 1:30-2 बज रहा था। पीछे कमांडिंग अफसर को सूचना दिया। फिर वहां से मुझे हॉस्पिटल तक कमांडिंग अफसर तक पहुंचाया गया। खून इतना निकल गया था कि बिल्कुल दिखाई देना बंद हो गया था। उनको तमाम सूचनाएं तो ऊपर के घटनाक्रम से अवगत कराया। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब ने कौन सा इंजेक्शन लगा दिया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर। और वहीं पर मुझे सूचना मिली उसी रात को दोबारा से हमारी फौज ने उस पहाड़ी पर हमला किया और बिना किसी कैजुअलिटी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। टाइगर हिल की जीत कारगिल युद्ध का यूटर्न था, सीज फायर हुआ और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या आप टाइगर हिल के शेर हैं। युद्ध की वह स्मृति आपके मन में आज भी वैसी की वैसी बसी हुई है। आप बता रहे हैं और हमारी आंखों के सामने वो दृश्य आ रहा है। और पूरे परिवार को पीछे छोड़कर जब आप छोटी सी उम्र में भारत माँ की रक्षा के लिए दुश्मनों से भिड़ गए, दुश्मनों से मुकाबला करते हुए शहीद होने की कगार पर पहुंच गए, पर मन में एक जोश और एक निश्चय, दृढ़ निश्चय कि भारत माँ की 1 इंच भूमि का भी नुकसान नहीं करना, भारत माँ के एक भी सैनिक को और दुश्मनों के हवाले नहीं करना। आपने जख्मी होते हुए भी दुश्मनों को मार गिराया और अपने बाकी साथियों को बचाया और 3 दिन अस्पताल में बेहोशी की हालत में पड़े रहे। और जब आपको होश आया तो एक पंखा चलता दिखाई दिया। क्या महसूस हो रहा था तब जब आपको पता चला कि बिना किसी कैजुअलिटी के हमने जीत हासिल कर ली ही है, हमने फतेह हासिल कर ली है, विजय हासिल कर ली है? ये एक बहुत खुशी का पल था कि जिसके लिए इतने साथियों ने अपने आप को कुर्बान किया है, अपने लहू की एक बूंदों को पहाड़ियों के ऊपर एक तिलक के रूप में माँ भारती को समर्पित किया है। आज वो माँ भारती का जो उद्घोष था वो आज सत्य हो गया।
और हमने वो पहाड़ी जीत ली और ये जीत बहुत बड़ी जीत थी। इस जीत से कारगिल का युद्ध पूरा बंद हो गया जी, क्योंकि दुश्मन अब हमारे नीचे आ गया था। और यही एक मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि कारगिल की जो जीत की शुरुआत तोलोलिंग पहाड़ी से शुरू हुई और उसमें भी मैं एक हिस्सा था, और जब एंडिंग हुआ तो वो हमारी ही जीत से हुआ, टाइगर हिल की जीत से हुआ। और ये क्योंकि बहुत सारी जो कुर्बानियां हुई, ये जीत उन्हीं का एक प्रतीक था, ये उन्हीं को समर्पित था, और ये समर्पण ही हमारी फौज का सबसे बड़ी ताकत है। जी, सूबेदार मेजर मानद कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव जी, जब आपने इतनी बहादुरी से अपना कार्य पूरा किया तो अपनी मातृभूमि के प्रति आपकी भावना कैसी रही? आपने कहा ना कि फिल्मों में आप देखते हैं, फिल्मों में हम देखते हैं कि जब भी किसी सैनिक को गोली लगती है और कभी कभी उसे अपने परिवार वाले याद आते हैं, आपको क्या दिखाई दे रहा था? आपको कैसा लग रहा था? नहीं, वो फिल्मों की बात अलग होती है कि उनको परिवार दिखता है, लेकिन एक्चुअल में परिवार नहीं दिखता है। भारत माता दिखाई देती है, भारत माता दिखाई देती है, भारत माँ का तिरंगा दिखाई देता है, अपना साथी दिखाई देता है, अपना रेजिमेंट दिखाई देता है, बाकी कोई दिखाई नहीं। क्या जब आपके परिवार वालों को इसके बारे में पता चला तो कैसा उनका रहा? माँ करुणाशील होती है। सबसे पहले माँ मुझे देखने के लिए हॉस्पिटल में आई। हाँ, आंखों में आंसू जरूर थे क्योंकि बेटे को इस अवस्था में देख रही थी कि चारों सर से लेकर के पैर तक पट्टियां ही बंधी हुई, लेकिन एक गर्व था जी कि मेरा दूध देश के लिए लड़ करके आया। तो गर्व भी था, और ये मेरे लिए बड़े अद्भुत पल थे, बहुत अद्भुत पल थे। जी। मैंने माँ को इस तरह से अपने आप में गर्व करते और आंखों से अश्रुधारा बहते हुए पहली बार देख रहा था। जी, योगेंद्र जी, परमवीर चक्र आमतौर पर उन वीर सैनिकों को मिलता है जो इस दुनिया में नहीं रहते, या हम ये कह सकते हैं कि आमतौर पर वीर सैनिकों को मरणोपरांत दिया जाता है, लेकिन आपको ये अपने जीवन काल में ही मिल गया। आपको क्या लगता है कि बहादुरी ईश्वर की देन है या इसे विकसित किया जाना चाहिए? नहीं, बहादुरी ईश्वर की देन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ईश्वर भी एक इंसान को माध्यम चुनता है और उस माध्यम के द्वारा उसको इस तरह से तैयार करता है, उसकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल जो उसकी स्ट्रेंथ है इतनी बढ़ जाती है कि उसको गोलियों का दर्द नहीं होता। और वो कहते हैं ना कि जब कोई धरती पर आत्मा किसी माँ के गर्भ में आती है तो उसका इतिहास लिख दिया जाता है। तो वो शायद इतिहास था। और जब ये अवार्ड को ग्रहण करने गया तो तब भी मन के अंदर एक ही भाव था कि ये उन शहीदों के लहू का चिराग है जो मेरे सीने पर लगने जा रहा है, और इसी चिराग से मैं देश के युवाओं के हृदय में कहीं न कहीं राष्ट्र प्रेम की ज्योति को जागृत करूंगा। ये चिराग, ये वो चिराग है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इन दिनों युवाओं को प्रेरित करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं देश के कोने कोने में जाकर के युवाओं को, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के बच्चों को एक जो नकारात्मक विचारों में डूबे हुए हैं उनको सकारात्मक विचारों की धारा में लाने का प्रयास कर रहा हूँ। उनसे बात करता हूँ, संवाद करता हूँ, और उनको वो शौर्य सुनाता हूँ कि जिनकी बदौलत वो आज स्कूल में आराम से पढ़ पा रहे हैं, घरों में चैन की नींद सो पा रहे हैं। उनको वो याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ इस देश के जो सच्चे वीर सपूत हैं और जिनको ये युवा भूलता चला जा रहा है। तो उनको वो याद दिलाने की, और अभी 3.5 साल में लगभग 6 लाख ऐसे युवाओं से संवाद करने का मुझे मौका मिला है और उनसे बातचीत किया है। और 1.5 लाख से तो ज्यादा वो नकारात्मक विचार वाले जो एक नई सोसाइटी की तरफ जा रहे थे, उनके जीवन को बदलने का मैंने प्रयास किया है, और वो आज अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी पा रहे हैं। कारगिल युद्ध में आपकी उम्र 17 साल थी, केवल 17 साल। क्या और भी सैनिक इस उम्र के थे कि या आपसे बड़े थे? सब मुझसे बड़े थे, मैं ही सबसे छोटे उम्र का था। और कैसा लगता था आपको या उनको कि इतना छोटा सा बच्चा हमारे साथ दुश्मन से लड़ गया? हाँ, क्योंकि बहादुरी के लिए कोई उम्र नहीं होती है, जज्बा और जुनून और जोश होता है।
और जोश और जुनून और जज्बे को देख करके वो कहते थे कि नहीं, ये उम्र में बेशक छोटा हो लेकिन ये हिम्मत में कभी छोटा नहीं हो सकता, और हिम्मत और जोश इसका हमसे भी ज्यादा है। जी, आपके शौक क्या क्या हैं? हाँ, मैं उस समय बचपन में कबड्डी खेलता था और यही एक जब शौक था। उसके बाद तो फौज में चला गया, जाते सीधा लड़ाई लड़ गए। और अब तो बस अब किताब लिखने का, तो किताबों को पढ़ने का है। तो मैंने हीरो ऑफ टाइगर हिल एक बुक भी लिखी है। वाह वाह, यानी कि आपका पढ़ने का शौक सबसे ज्यादा है। जी। कैसी किताबें पढ़ते हैं आप? वीर रस की कविताएं, उनको भी पढ़ता हूँ। सामाजिक, जैसे प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद की कहानियों को पढ़ता हूँ। कुछ स्पिरिचुअल किताबें भी होती हैं, जैसे ओशो की है, कुछ किताबें हैं, योगानंद की जीवनी है। इस तरह की चीजों को जो है पढ़ने का मेरा शौक है। बहुत बहुत अच्छे। क्या आपको गीत संगीत का भी शौक है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो गीत है, संगीत है, ये भी एक इंसान के अंदर ऊर्जा को उत्पन्न करती है। ये भी बड़ी प्रेरणा देती है जी। और उस समय तो जो है, क्योंकि चिट्ठी का दौर हुआ करता था और जब तक दूसरी चिट्ठी नहीं आती थी तब तक उस पहली वाली चिट्ठी को पढ़ते हुए अपने मन को बहलाया करते थे और यही गुनगुनाया करते थे, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों की याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। ऊपर मेरा नाम लिखा है, ये पैगाम लिखा है, ओ परदेस को जाने वाले, लौट के फिर न आने वाले, सात समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू, खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया तू। कम खाते हैं, कम सोते हैं, बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। अब आपके परिवार में कौन कौन है? हाँ, 2 बेटा हैं और दोनों बेटे पढ़ाई कर रहे हैं अभी फिलहाल जी। और छोटा बेटा फौज की भी तैयारी कर रहा है और जी, देखते हैं, ईश्वर की कृपा रही तो शायद 2 साल बाद वो फौजी अफसर होगा। जी, क्या बात है, क्या बात है। आपको क्या लगता है कि आप उनके प्रेरणा स्रोत बने? मैं उनका पिता हूँ जी। और बच्चे वो पिता के समान ही समझते हैं, वो कभी ये नहीं सोचते कि ये कौन है और ये नहीं सोचना ही नहीं चाहिए। जी जी, उनको फख्र तो होता होगा ना? नहीं, बिल्कुल फख्र होता है। जी जी। रक्षा बलों में शामिल होकर मातृभूमि की सेवा करने के इच्छुक बहुत सारे युवा होंगे, आज वो आपको सुन भी रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप उनको? मैं युवाओं को बस इतना कहना चाहूंगा कि ये जीवन बहुत अनमोल है और इस जीवन को राष्ट्र के लिए, समाज के लिए आप अर्पित और समर्पित करना चाहिए। ये हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमने इस भारत माँ के गर्भ से जन्म लिया है और इस जन्म को सार्थक करने का बस जो मौका मिला है कि हम किसी जगह पर कहीं पर भी हों, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, राष्ट्र के प्रति अपने आप को मिटाने की कोशिश करें। हम हर काम को राष्ट्र को समर्पित करें, यही हमारी राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए। महोदय, हमारे पास सम्मान व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन हम भारत माता के लिए आपके सर्वोच्च पराक्रम को सलाम करते हैं। क्या आप हमारे साथ कुछ और साझा करना चाहते हैं? बस अब तो सब कुछ आपको बता दिया, अभी तो कुछ नहीं बचा है जी। बस इतना ही कहूँगा कि ये देश युवाओं का देश है
वीरों का देश है, वीरांगनाओं का देश है। इस देश के प्रति अपने आप समर्पित करें। और कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ बिखरे सूल ना हो, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जहाँ धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें वो करना चाहिए। जय हिंद। जय हिंद। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले, पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। सीना है फौलाद का अपना, फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। सीना है फौलाद का अपना, फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले।